जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। धन्यवाद आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी। सबसे पहले तो आपने जिस मजबूती के साथ आज पक्ष रखा माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था। किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था, यह संविधान की जीत है। और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके संविधान को कुचलने की हर सरकारी कोशिश के खिलाफ इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी कुछ और पॉइंट्स अगर रखना चाहें। हमेशा की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। अब संक्षेप में इसी मुद्दे पे कोई प्रश्न है तो बताएं। ठीक है, आज आप लोग बड़े शांत हैं, बहुत आश्चर्य की बात है। हाँ, इसी मुद्दे पे लेटर ये एक पूछ रही थी। हाँ, I'll come to you. So what I want to understand is, this argument with respect to Waqf by user, that a large portion of land has been in different parts of the country taken over by certain Waqf boards. For instance, the hot topic right now being the Kerala issue, Ernakulam. What is the nitty-gritty of this logic which is being given by the government? Even when the bill was piloted, Home Minister mentioned the Munambam controversy, where they are saying that 400 acres of ancestral land belonging to Christians and Hindus is under the State Waqf Board. Now that's one of the issues. Let me answer very briefly. You asked an important question, but I won't get into details. First and foremost, the Honorable Home Minister, as he did in Parliament, forgot that he was speaking about the constitutional validity of the Act. Just like we are also in asking this question, I don't mean you, but the people who ask this question are forgetting that what we are arguing in the Supreme Court is the constitutional validity of the Act. A constitutional validity of the Act will not be judged by a stray abuse, supposedly true, I am not saying it is true, in Kerala or Kashmir or Paschim Bengal or Gujarat. The validity of a law is judged by its language, its effect, its reach, its possible consequences, not by how an individual violates it, distorts it, or mangles it. That's point one. Point two,
An emotive argument was made in my presence when I was also one of the main speakers in Parliament, that if you don't pass this kind of law, Parliament is also waqf. Your house is also waqf, my house is also waqf. Somebody said the Supreme Court is also waqf. Will you decide this validity like this, of this law? This is the same argument, I am very sorry to say, which the Honorable Prime Minister in his rally said about Mangal Sutra and the family gold and silver. Let me assume that a foolish man claims that the Taj Mahal is waqf, or a foolish man claims that my house or the Supreme Court is waqf. Does that validate this law, or does it destroy this law? That will be dealt with individually in a particular case. So this is a deliberate attempt to mislead, misinform, create an aura where people are prejudiced in their minds, a certain hate is generated, and it is complete, and it is known to the speakers who say this, and yet they say it. जी सर, अंतरिम आदेश जो आज आया है, ये आप लोगों की जीत है या सरकार की हार है? देखिए, मैं इन मामलों में बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन आप देखेंगे कि मेरे शब्द बहुत सीमित हैं, बहुत नियंत्रित हैं और बहुत अनुशासन से भरे हुए हैं। हमारी जीत और उनकी हार की बात नहीं है। जो आदेश है, आंतरिक आदेश उच्चतम न्यायालय का, मैं आपके सामने रख दिया। 3 बिंदुओं का आदेश है। हमारे बिंदु 3-4 और हैं, उन पे निर्णय अभी नहीं दिया गया है, उसमें आंतरिक आदेश नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जो यथास्थिति कानून के पहले दिन थी, एक दिन पूर्व, वो इन 3 बिंदुओं पे उच्चतम न्यायालय ने पुनर्स्थापित की है, तो वो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। नॉर्मली मैं समझता हूँ कि उस चीज़ का स्वागत नहीं किया जाता है जिसमें हम हार गए हों या तकलीफ हो जिससे हमें। थैंक यू सर, थैंक यू।